दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा मसालेदार भी है और थोड़ा दिमाग घुमाने वाला भी। सवाल सीधा है, क्या राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं? और अगर हैं, तो फिर ये पूरा मामला कोर्ट तक कैसे पहुंच गया? और अगर नहीं है, तो फिर राजनीति में ये सब क्या चल रहा है? अब देखो, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक FIR दर्ज करने का आदेश दिया है इस पूरे मामले की जांच के लिए। मतलब मामला अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलकर लीगल यूनिवर्सिटी में पहुंच चुका है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि यह कोई नया आरोप नहीं है। यह कहानी 2003 से चल रही है। मतलब ये नेटफ्लिक्स सीरीज से भी लंबी हो गई है। आरोप क्या है? कहा जा रहा है कि 2003 में राहुल गांधी ने यूके में एक कंपनी बनाई थी और 2005 से 6 के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें उनकी नेशनलिटी ब्रिटिश लिखी गई थी। अब अगर ये सच है तो इंडिया का एक बड़ा नियम बीच में आ जाता है। इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड ही नहीं है भाई। यानी अगर आप किसी और देश की सिटीजनशिप लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। अब यहां एक ट्विस्ट है। अगर ये सब सही होता तो राहुल गांधी 2004 के लोकसभा चुनाव लड़ ही नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने चुनाव भी लड़ा और जीता भी। तो फिर या तो ये आरोप गलत है या फिर सिस्टम सो रहा था, जो कि इंडिया में कभी कभी होता है, मानना पड़ेगा। लेकिन असली सवाल यह है, यह मामला कोर्ट में आना भी चाहिए था या नहीं? आइडियली यह मामला पहले अमित शाह के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को देखना चाहिए था, क्योंकि सिटीजनशिप से जुड़ा हर मामला वहीं हैंडल होता है। कोर्ट तो बाद में आता है। अब यहां एक बहुत जरूरी चीज समझो, सिटीजनशिप आखिर होती क्या है? देखो, सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप किसी देश के सिटीजन हो तभी आप वहां के सारे राइट्स एंजॉय कर सकते हो, जैसे कि चुनाव लड़ना, सरकारी नौकरी लेना या कुछ खास फंडामेंटल राइट्स जैसे आर्टिकल 15, 16, 19 वगैरह। एक पॉलिटिकल फिलोसोफर हाना आरेंट ने कहा था, सिटीजनशिप इज द राइट टू हैव राइट्स। मतलब अगर सिटीजनशिप ही नहीं है तो बाकी सारे राइट्स भी गए तेल लेने। लेकिन सिटीजनशिप सिर्फ ये नहीं है कि आप खुद बोल दो मैं इंडियन हूं। नहीं भाई, ये दो तरफा प्रोसेस है। आप क्लेम करो और राज्य, स्टेट भी लीगली एक्सेप्ट करे, तभी आप सिटीजन माने जाओगे। उदाहरण चाहिए? NRC में लाखों लोगों ने क्लेम किया कि वो इंडियन हैं, लेकिन स्टेट ने रिजेक्ट कर दिया। तो क्लेम एलोन डजंट वर्क। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि अगर आप दो देशों के सिटीजन हो तो आपकी लॉयल्टी भी स्प्लिट हो जाएगी। जैसे एक पजेसिव गर्लफ्रेंड बोलती है, तुम सिर्फ मेरे हो, किसी और के नहीं। बस इंडिया भी वैसा ही है। तो शॉर्ट में, सिटीजनशिप मतलब फुल मेंबरशिप ऑफ अ कंट्री। आप देश के प्रति लॉयल्टी दिखाओ और देश आपको लीगली एक्सेप्ट करे। देखो, नॉर्मली ज्यादातर देशों में सिटीजनशिप के रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में नहीं होते। वो लेजिस्लेटर्स यानी संसद तय करती है कि कौन सिटीजन बनेगा, कौन नहीं। लेकिन इंडिया थोड़ा अलग है। हम एक्स्ट्रा केयरफुल थे। क्यों? क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ उसी समय पटिशन भी हुआ था, और वो भी रिलीजन के बेसिस पर। तो कंफ्यूजन बहुत था, कौन इंडियन है कौन नहीं। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा, भाई इस बार क्लैरिटी रखो, बाद में झगड़ा कम होगा। इसलिए संविधान के पार्ट 2 आर्टिकल्स 5 से 11 में सिटीजनशिप के रूल्स सीधे लिख दिए गए। अब ध्यान से सुनो, ये आर्टिकल्स क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उस समय कौन इंडियन सिटीजन था और कौन नहीं। मतलब ये इनिशियल सेटअप था। लेकिन उसके बाद क्या हर फ्यूचर सिटीजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करेगा? नहीं। यहां आता है आर्टिकल 11। ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो लॉज बनाए सिटीजनशिप के लिए। मतलब फ्यूचर में कौन सिटीजन बनेगा ये संसद तय करेगी। और संसद ने बनाया सिटीजनशिप एक्ट 1955। यही असली रूल बुक है भाई। अब बात करते हैं सिटीजनशिप पाने के तरीकों की। सबसे पहला और कॉमन तरीका बाय बर्थ। पहले क्या था? 1987 से पहले तक इंडिया फॉलो करता था जुस सोली यानी लॉ ऑफ द सॉइल। मतलब अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आप इंडियन सिटीजन हो, चाहे आपके पेरेंट्स किसी भी कंट्री के हो। सिंपल और साफ। लेकिन फिर सरकार ने सोचा इतना भी लिबरल होना ठीक नहीं है, तो 1987 के बाद रूल बदल गया। अब अगर बच्चा इंडिया में पैदा होता है
तो कम से कम एक पेरेंट इंडियन होना चाहिए। फिर 2003 से 4 में एक और ट्विस्ट आया जब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे। अब रूल और स्ट्रिक्ट हो गया। अगर बच्चा इंडिया में पैदा होता है तो या तो दोनों पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए या एक इंडियन हो और दूसरा इल्लीगल माइग्रेंट ना हो। मतलब अब सिटीजनशिप बाय बर्थ भी कंडीशनल हो गई है। अब एक मजेदार एनालॉजी सुनो। पहले इंडिया कहता था जो मेरे घर में पैदा हुआ वो मेरा बच्चा। फिर बोला ठीक है, लेकिन कम से कम एक पेरेंट तो मेरा होना चाहिए। और अब कहता है पेरेंट इंडियन होना चाहिए और दूसरा इलीगल गेस्ट नहीं होना चाहिए। अब दूसरी चीज, सिटीजनशिप आप लूज भी कर सकते हो और यही राहुल गांधी केस में मेन एलिगेशन है। पहला तरीका, रिनंसिएशन। मतलब आप खुद डिसाइड करो कि आपको इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी है। जैसे आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हो तो आपको इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ती है। यह वॉलंटरी है। दूसरा तरीका, टर्मिनेशन। अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली लेकिन इंडियन सिटीजनशिप ऑफिशियली छोड़ी नहीं तो सरकार खुद आपकी सिटीजनशिप खत्म कर सकती है। और यह काम कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वही जिसका जिक्र हमने पहले किया था। तो थियोरेटिकली अगर राहुल गांधी ने यूके सिटीजनशिप ली होती तो या तो उन्हें खुद इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी चाहिए थी या फिर सरकार को टर्मिनेट करनी चाहिए थी। अब सवाल उठता है, अगर ऐसा हुआ होता तो क्या सरकार चुप बैठती? ऑब्वियसली नहीं। इतने बड़े पॉलिटिकल फिगर पर एक्शन लेने का मौका कोई नहीं छोड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो एलिगेशंस वीक हैं या फिर कोई बहुत बड़ा सीक्रेट चल रहा है जो बॉलीवुड स्क्रिप्ट जैसा लगेगा। अब तीसरा तरीका भी होता है सिटीजनशिप खोने का, डिप्रिवेशन। लेकिन ये हर किसी पर अप्लाई नहीं होता। ये सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने फ्रॉड से सिटीजनशिप ली हो, जैसे फेक डॉक्यूमेंट्स देकर। राजनीति में सिटीजनशिप का क्या रोल है? और यही वो जगह है जहां राहुल गांधी वाला मामला असली में इंटरेस्टिंग बन जाता है। सीधी बात, अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। चाहे आप कितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर हो, कितने भी फॉलोअर्स हो इंस्टाग्राम पर, राजनीति में एंट्री के लिए सिटीजनशिप कंपल्सरी है। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर आपको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या यहां तक कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना है, पहला बेसिक क्राइटेरिया यही है कि आप इंडियन सिटीजन हो। इसके बिना कुछ नहीं होगा। मतलब इमेजिन करो, आपने पूरा कैंपेन चला दिया, रैलीज कर ली, पोस्टर्स लगा दिए और अंत में पता चला भाई सिटीजनशिप ही नहीं है, सीधा गेम ओवर। अब यहां एक और ट्विस्ट है। मान लो आप इलेक्शन के टाइम सिटीजन थे, आपने चुनाव जीता भी, लेकिन बाद में आपने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली। तब क्या होगा? तब आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे, यानी आपकी मेंबरशिप खत्म, चाहे आप कितने भी पावरफुल नेता क्यों ना हो। अब यह डिस्क्वालिफिकेशन कौन करता है? सीधा प्रेसिडेंट या गवर्नर, लेकिन वो खुद से डिसीजन नहीं लेते। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिपोर्ट मांगते हैं और जो इसी कहता है वही फाइनल होता है। मतलब प्रेसिडेंट भी यहां गूगल की तरह है, खुद आंसर नहीं देता, पहले सर्च करता है। अब इसको राहुल गांधी केस से जोड़ते हैं। अगर हाइपोथेटिकली मान लें कि राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन थे या हैं, तो फिर दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक, वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते थे। दो, या अगर बाद में सिटीजनशिप बदली तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था। अब सवाल, क्या ऐसा हुआ? नहीं। तो फिर या तो ये एलिगेशंस गलत हैं या फिर पूरा सिस्टम सो रहा था, जो ऑनेस्टली थोड़ा डाउटफुल लगता है। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, बर्डन ऑफ प्रूफ। मतलब आरोप लगाने वाले को प्रूफ देना पड़ेगा कि राहुल गांधी सिटीजन नहीं है। राहुल गांधी को यह प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि वो सिटीजन है। ये वैसा ही है जैसे आप पर कोई बोले तुमने मेरा फोन चुराया है, तो आपको नहीं, उसे प्रूफ देना पड़ेगा। इस केस में भी एक बीजेपी वर्कर ने पिटीशन डाली है। अब उसे साबित करना होगा कि राहुल गांधी इंडियन सिटीजन नहीं है। और कोर्ट्स पहले भी ये साफ कर चुके हैं, अगर किसी फॉरेन कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में नेशनलिटी गलत लिखी हुई है तो वो फाइनल प्रूफ नहीं माना जाएगा। हो सकता है क्लेरिकल एरर हो, मतलब अगर किसी फॉर्म में गलती से आपने ब्रिटिश लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सच में ब्रिटिश सिटीजन बन गए। अब थोड़ा बैक स्टोरी भी समझ लो। सुब्रमण्यन स्वामी ने 2015 में पीएम को लेटर लिखा था इस मामले पर एक्शन लेने के लिए। 2019 में कंप्लेंट्स भी गई। गवर्नमेंट ने राहुल गांधी से जवाब मांगा और राहुल गांधी ने साफ कहा, मैं सिर्फ इंडियन सिटीजन हूं,
मेरे पास ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं है। गवर्नमेंट ने यह एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर लिया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन कोर्ट ने पटिशन डिसमिस कर दी। साफ बोल दिया कि इलेक्शन रोकने जैसा कोई रीजन नहीं है। तो अब सवाल, जब पहले ही कोर्ट्स और गवर्नमेंट इस मैटर को देख चुके हैं, तो यह मामला फिर से क्यों उठा? यही तो पॉलिटिक्स है भाई। यहां पुरानी चीजें भी टाइम टाइम पर रिसाइकल होती रहती हैं, जैसे बॉलीवुड में रीमेक्स। अब इस पूरे डिस्कशन से एक चीज क्लियर है, सिटीजनशिप सिर्फ एक लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह सीधे सीधे आपकी पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी से जुड़ी हुई है। और इसलिए यह मामला इतना सेंसिटिव भी है और कंट्रोवर्शियल भी। अब तक हमने बाय बर्थ समझ लिया, लेकिन सिटीजनशिप पाने के और भी तरीके हैं, जैसे डिसेंट, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। सबसे पहले डिसेंट। इसका मतलब क्या है? अगर आप इंडिया के बाहर पैदा हुए हो लेकिन आपके पेरेंट्स इंडियन हैं, तो आप इंडियन सिटीजन बन सकते हो। मतलब लोकेशन मैटर नहीं करती, खून मैटर करता है। यही कॉन्सेप्ट है जुस संगुइनिस, यानी लॉ ऑफ ब्लड। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन पर। यह थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लो आप इंडियन नहीं हो, लेकिन आपने किसी इंडियन सिटीजन से शादी कर ली। अब आप कुछ साल इंडिया में रहते हो और फिर अप्लाई करते हो सिटीजनशिप के लिए, तो आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजन बन सकते हो। मतलब शादी सिर्फ दिल ही नहीं जोड़ती, पासपोर्ट भी जोड़ देती है। अब तीसरा तरीका नेचुरलाइजेशन। ये थोड़ा टफ लेवल है भाई। अगर आप इंडियन नहीं हो और आपकी शादी भी इंडियन से नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप इंडियन सिटीजन बनना चाहते हो, तो आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। जैसे आपको इंडिया में कई साल, लगभग 11 से 14 साल रहना पड़ेगा। आपको इंडियन लैंग्वेज आनी चाहिए। आपको अपनी पुरानी सिटीजनशिप छोड़नी होगी और आपका बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए। तब जाकर आप इंडियन सिटीजन बन सकते हो। कुछ फेमस एग्जांपल्स, अदनान सामी, मदर टेरेसा। ये लोग नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडियन सिटीजन बने। अब यहां आता है सबसे स्पाइसी पार्ट, सिटीजनशिप छीनी कब जा सकती है? हमने पहले दो तरीके देखे थे, रिन्यूएशन, खुद छोड़ना, और टर्मिनेशन, सरकार खत्म करे। अब तीसरा तरीका है डिप्राइवेशन। लेकिन ध्यान देना, डिप्राइवेशन हर किसी पर लागू नहीं होता। अगर आप बाय बर्थ या बाय डिसेंट सिटीजन हो, तो आपकी सिटीजनशिप नहीं छीनी जा सकती। मतलब अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो या इंडियन पेरेंट्स के बच्चे हो, तो सेफ हो भाई। लेकिन अगर आपने सिटीजनशिप ली है रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से, तब प्रॉब्लम हो सकती है। कब? अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट्स दिए, अगर आपने फैक्ट्स छुपाए, अगर आपने फ्रॉड किया, या अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करते हो, तब सरकार आपकी सिटीजनशिप छीन सकती है। मतलब अगर आपने सिटीजनशिप लेने के लिए जुगाड़ किया, तो बाद में सरकार बोल सकती है, भाई अब निकलो। और ये पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब इसको राहुल गांधी केस से जोड़कर देखो। क्या राहुल गांधी ने सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से ली है? नहीं, वो बाय बर्थ सिटीजन है, तो टेक्निकली उनकी सिटीजनशिप डिप्रिवेशन से नहीं छीनी जा सकती। तो फिर पूरा कंट्रोवर्सी कहां है? पूरा मामला इस बात पर है कि क्या उन्होंने कभी अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ी, रिनॉन्स की, या किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ली। अगर लिया होता तो या तो उन्होंने खुद रिनाउंस किया होगा या सरकार ने टर्मिनेट किया होगा। लेकिन ऐसा कुछ ऑफिशियली हुआ नहीं। तो फिर कंक्लूजन क्या निकलता है? या तो एलिगेशंस वीक हैं, या फिर सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव चल रहा है। अब एक फनी थॉट इमेजिन करो, अगर हर नेता की सिटीजनशिप ऐसे ही डाउट में डाल दी जाए, तो संसद में अटेंडेंस ही खत्म हो जाए। लेकिन सीरियस बात यह है कि सिटीजनशिप एक बहुत सेंसिटिव और लीगल मैटर है। इसमें इमोशंस नहीं, फैक्ट्स और लॉ चलते हैं। अब थोड़ा बड़ा सवाल पूछते हैं, यह मामला बार बार क्यों उठता है? क्योंकि पॉलिटिक्स में नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी मुद्दे फैक्ट्स से ज्यादा परसेप्शन के लिए उठाए जाते हैं। जैसे बॉलीवुड में पुरानी मूवीज का रीमेक बनता रहता है, वैसे ही पॉलिटिक्स में भी कुछ मुद्दे बार बार री रिलीज होते रहते हैं। यहां सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है डुअल सिटीजनशिप। इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता, लेकिन दुनिया के 100 प्लस कंट्रीज करते हैं, जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो सवाल यह है, क्या इंडिया को भी अलाउ करना चाहिए? आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, एनआरआई कम्युनिटी को फायदा होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, ग्लोबल मोबिलिटी आसान होगी।
आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डिवाइडेड लॉयल्टी का खतरा, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, पॉलिटिकल मिसयूज का रिस्क। मतलब ये डिबेट सिंपल नहीं है, दोनों साइड्स के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। अब एंड में एक सिंपल कंक्लूजन, अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि राहुल गांधी इंडियन सिटीजन नहीं है। गवर्नमेंट और कोर्ट्स पहले ही इस मैटर को देख चुके हैं। यह मामला ज्यादा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी लगता है, लीगल इशू कम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुद्दा छोटा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे जो कानून और सिस्टम काम करता है वो समझना जरूरी है, वरना हम सिर्फ हेडलाइंस तक ही सीमित रह जाते हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि अलग अलग नजरिए ही डिस्कशन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और चीजों को थोड़ा गहराई से देखने की आदत डालिए।